Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम स्टूडेंट एंड दिस इज योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों ये चैप्टर 9 है और ये वर्ल्ड वाली बुक का लास्ट चैप्टर है और हमने 8 चैप्टर तक पूरे इस वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वैश्वीकरण है। तो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले कि वैश्वीकरण होता क्या है और उसके साथ साथ वैश्वीकरण के सारे कॉन्सेप्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वैश्वीकरण के कौन से कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, हम उनके राजनीतिक, इकोनॉमिक एंड उसके बाद क्या कहते हैं सांस्कृतिक, जैसे आप इकोनॉमिक, कल्चर एंड उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, परिणाम होते हैं। यानी कि अगर वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या पड़ेंगे, इकोनॉमिक पे इसका इफेक्ट क्या होगा, कल्चर पे इसका इफेक्ट क्या होगा और पॉलिटिकल पे इसका इफेक्ट क्या होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। अगेन क्योंकि चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है तो हम उसे इंडिया से रिलेट ज़रूर करेंगे कि भारत का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैप्टर के 3 पार्ट आने वाले हैं, तो ज़रूर सारे चैप्टर के डाउट्स को अपने पास लिखें और उसके बाद कमेंट करें। देन मैं आपको फाइनली रिसॉल्व करके इसे ज़रूर बताऊंगा। ओके, सो वन ऑफ माय थॉट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मेरा एक थोड़ा सा व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सरल शब्दों में, जैसा कि आपको वैश्वी शब्द से ही पता चल रहा है, वैश्वी मीन्स विश्व और करण का मतलब होता है एकीकरण। तो इसका मतलब होता है जब विश्व का एकीकरण कर दिया जाए, विश्व को जोड़ दिया जाए, यानी कि इस कॉन्टिनेंट की चीज इस कॉन्टिनेंट पे आ जाए, इस कॉन्टिनेंट की चीज इस कॉन्टिनेंट पे आ जाए। यानी कि विचार आ सकते हैं, पूंजी आ सकती है, वस्तु आ सकती है, इवन लोग तक आ सकते हैं जो एक दुनिया से दूसरे हिस्सों तक जाएं। दोस्तों इसे ही हम वैश्वीकरण बोलते हैं सरल शब्दों में। यानी कि पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि वैश्वीकरण शब्द का अर्थ होता क्या है। ये वैसे तो ग्लोबली कनेक्ट करता है लोगों को, यानी कि विश्व को जोड़ता है, और वैश्वीकरण का अर्थ आपकी किताबों के अंदर अलग अलग है। यानी कि क्या वैश्वीकरण इतिहास के अंदर था दोस्तों? हाँ दोस्तों, इतिहास के अंदर वैश्वीकरण था। यानी कि ग्लोबलाइजेशन आज से ही हमारी कंट्री के अंदर या हमारे विश्व के अंदर या हमारे यूनिवर्स के अंदर आज से ही नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले से हमारे देश में वैश्वीकरण होता आया है, लेकिन उसकी शक्लें अलग थी। वैश्वीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया, विश्व को एक करना, विश्व का एक सामान दूसरे देश में पहुंचाना, दूसरे देश का सामान तीसरे देश में पहुंचाना और बिल्कुल सरल चीज़ों में पहुंचा देना, उसे ही हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्या पास्ट से रिलेशन था? यस दोस्तों था, क्योंकि प्राचीन काल से ही ना वैश्वीकरण हमारे नसों में बसा हुआ था। क्योंकि उस समय यात्री, व्यापारी, पुजारी, ऐसे लोग, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीट्स, पिलग्रिम्स, ऐसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट किया करते थे दोस्तों। लेकिन उस समय वो किसके लिए माइग्रेट करते थे? ज्ञान के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, है ना। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों को रखने के लिए, सीखने के लिए ये सारे के सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते आए हैं। जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो 12th क्लास के बच्चों ने, जिन्होंने मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखी है, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इब्न बतूता आया था जिसने रिहाला बुक लिखी, उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर आया था, उसके बाद इब्न बतूता आया था, कितने सारे लोग हमारी कंट्री के अंदर आए, अबुल फजल आए थे बाहर से। वो सब किस लिए आए थे दोस्तों? ये सब वैश्वीकरण की तो देन थी, जिसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतना माइग्रेट हो रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बुद्धिज़्म बना था, लेकिन आज पूरे चाइना के अंदर बुद्धिज़्म फैला हुआ है। तो वैश्वीकरण की ही देन थी, जिसकी वजह से ये नॉलेज लोगों ने दूसरे देशों तक पहुंचाई और उसके बाद चाइना जैसी कंट्री ने बुद्धिज़्म को अपनाया। तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरुआती समय में भी हम माल कैरी कर सकते हैं, गुड्स हो सकता है, मनी हो सकता है, वैल्यू, स्किल, आइडियाज, इवन इन्वेंशन, जर्म्स एंड डिजीजेस,
मतलब अगर आप देखते हैं कोरोना वायरस जो आज की डेट में फैल रहा है कंट्री के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की ही देन है। ग्लोबली जब हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनके आविष्कार, उनकी बीमारियां, उनके जर्म्स, उनकी आइडिया, उनके थॉट्स, सब कुछ हम अपनाने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों की आवाजाही होती है तो उसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं। तो क्या ग्लोबली कनेक्ट थे हम शुरुआती समय में? तो दोस्तों बिल्कुल कनेक्ट थे। अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड से ही हम लोगों से कनेक्ट होते आए हैं। हड़प्पा इराक के आसपास के इलाकों में थी और उसके बाद कुछ सामान हमारे यहाँ पे मेसोपोटामिया के इलाकों में मिली, कुछ सामान यहाँ पे मिली। तो उसके शुरुआती समय से सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम देखें तो उस समय तक हमारा चाइना, अफ्रीका, ऐसे इलाके हम सबसे टच में थे उस समय पे भी। तो कुछ फॉसिल जो मिलते हैं उसके हिसाब से पता लगाया जा सकता है पास्ट में भी ग्लोबलाइजेशन होता था, लेकिन उसका प्रोसेस अलग था। उस समय हम ज़मीनी हिसाब से ज़मीनों से कनेक्ट होते थे। वो तो आविष्कार होने के बाद फिर हमने कोस्टल लाइंस ढूंढनी चालू करी, फिर हमने पूरी तरीके से बोट्स बनाए, पानी के जहाज़ बनाए, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और ग्लोबलाइजेशन ने आज अलग रूप ले लिया है। यानी कि अगर बड़े पैमाने की बात करें तो वैश्वीकरण की वजह से, वैश्वीकरण के कारण आज दुनिया के अंदर, समकालीन विश्व के अंदर प्रभाव हो रहा है। बहुत तेज़ी से पैमाना बदल रहा है। लोग बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में यूनिकनेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक साथ जुड़ रहे हैं। लोग एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, जिसकी वजह से हम लोगों का संबंध एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बन चुकी है और इसकी वजह से जागरूकता जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उसके बाद सांस्कृतिक यानी कि कल्चर, यानी कि राजनीति हो गया, आर्थिक हो गया और सांस्कृतिक, इन तीन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ इसके अंदर थोड़े बताऊंगा, देन फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, तो वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ? सबसे पहले राजनीतिक परिणाम अगर हम देख लें तो वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम, दोस्तों वैश्वीकरण समकालीन प्रक्रियाओं में से इसका इफेक्ट जो पड़ता है वो राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। राजनीतिक असर ये देखने को मिलता है, ये कहा जाता है कि अब ना सिर्फ और सिर्फ सरकारों का काम ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकारों का काम बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम रोल रह गया है उनका, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम उनका रोल बस सिर्फ और सिर्फ कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की जिम्मेदारी, उनके लिए कल्याणकारी काम जो हो सकते हैं उनसे रिलेटेड काम, बाकी और कुछ नहीं रह गया है। क्योंकि विश्व के अंदर वैश्वीकरण की वजह से एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि सरकारों तक ने अपने जो कायदे कानून होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, उन तक से इन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोगों को ग्लोबली मदद भी मिल जाती है और इसकी वजह से, इसके परिणाम की वजह से वैश्वीकरण अब एट प्रेजेंट टाइम सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए एक मात्र कानून व्यवस्था बनाने तक ही सीमित रह गया है। ये तो ये एक कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो राज्य की भूमिका तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ग्लोबलाइजेशन जो है दोस्तों, उसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी तो वो अपने नागरिकों के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकती है, उनकी बेहतर तरीके से उनकी मदद कर सकती है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो शासन अच्छा चला सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, आधार कार्ड की वजह से दोस्तों आज हमारा बायोमेट्रिक कनेक्ट हुआ पड़ा है
और इसकी वजह से सरकार को हमारे डिटेल्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब वैश्वीकरण की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज से 1000 साल पहले, ये आज़ादी के टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब हम लोगों से कनेक्ट हुए, लोगों का हमने देखा पहनावा, लोगों की सोच, लोगों की टेक्नोलॉजी जब हमने शेयर करी, तो उससे हमारे राज्य के निर्माण में और ज़्यादा मजबूती आई, नागरिकों की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा अच्छी बातें सोची गई। तो ये सारी चीज़ें होती रही। ओके, देन अगर अगेन बात करें हम परिणाम, आर्थिक परिणाम के बारे में, तो दोस्तों इसकी परिभाषा दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आर्थिक परिणाम का मतलब कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ा होता है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, मनी से जुड़ा होता है। और जब हम मनी से जुड़ी हुई बात करते हैं तो हमारे सामने इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, या उसके बाद WTO आ जाता है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनके अंदर हुकूमत जताने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग सामने आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण का एक चेहरा आर्थिक पहलू भी है, यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से होता है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने की वजह से कि बहुत सारे देशों के अंदर ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी सस्ती या काफ़ी महंगी कर दी जाती है। ऐसा इसीलिए अगर इकोनॉमिक परिणाम दोस्तों अगर हम देखें तो आज हमारे देश के अंदर वीवो है, MI का फ़ोन है, या एप्पल जैसे सीरीज जो हमारी कंट्री के अंदर बिक रही है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्री से हमारे देशों के अंदर आ रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक परिणाम की वजह से हो गया, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, आर्थिक परिणाम की वजह से लेबर मूवमेंट हो रही है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोग टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें अडॉप्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसकी वजह से जब इंटरनेट आया हमारे देश के अंदर, तो इंटरनेट के प्रसार के वजह से वैश्वीकरण की क्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो गई। विकसित देशों के अंदर नागरिकों को नौकरी लेने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, इवन वीज़ा जैसी नीतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं विकसित देशों ने और नॉन डेवलपिंग कंट्रियों ने फैसला ले लिया। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलूँ मैं, तो दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर हम अपनी लेबर्स, अपने मजदूर दूसरे विकसित कंट्रियों के अंदर भेज सकते हैं। और नेगेटिव अगर इम्पैक्ट देखूँ मैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर हम बेचारे जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बुरा बर्ताव भी होता है, और सरकार कोशिश करती है कि ऐसे जो इनलीगल बेसिस पे नौकरी धंधे के लिए लोग यहाँ पे आते हैं दूसरी डेवलप कंट्रियों में, तो उनके वहाँ के लोगों के लिए भी नुकसान हो सकता है ना। तो कहने का मतलब अमूमन मेरा यही है कि वैश्वीकरण के कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो नए बाज़ार हैं उनका कब्ज़ा, भारत के अंदर जो खुद के खादी व्यापार हैं, पतंजलि जैसी चीज़ें हैं, उनको लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, पर जो बाहर की कंपनियां, MNC कंपनियां आती हैं उनको लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो यानी कि उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण देश को गरीब बनाता है, यानी कि गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये बेचारे हर गरीब व्यक्ति जो पिज़्ज़ा बर्गर या ऐसी चीज़ें जो नहीं ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थन में इसके तर्क दिए हैं लोगों ने, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की वजह से हमारी आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से हम लोगों से ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, हमें खुलापन सामने देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ व्यापार जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। तो लोगों को यही कहना है कि वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव है ना, वो बहुत सही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की वजह से हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे समाज का जो बड़ा वर्ग है ना, इससे समाज के बड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो समाज के बड़े बड़े वर्ग हैं, जैसे जेफ बेजोस हैं, वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है वो लोगों से कनेक्ट हो रहा है। इससे हमारे संबंध जो है, यानी कि बहुत से बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये बहुत सही हुए हैं। तो सांस्कृतिक परिणाम में अगर हम देखें तो अगर आपको ध्यान हो कि वैश्वीकरण का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे इकोनॉमिक पे और पॉलिटिकल पे ही नहीं पड़ता है, यानी कि राजनीतिक अर्थ और सांस्कृतिक अर्थ इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ राजनीति और आर्थिक पे नहीं पड़ता है, बल्कि इसका इफेक्ट हमारे
होने वाले सभी एस्पेक्ट में से सांस्कृतिक के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वैश्वीकरण के अंदर हमारे घर के अंदर जो सामान है, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो सोचते हैं, उन सभी चीज़ का प्रभाव दोस्तों हमारे देश में होता है। क्या हम पसंद करते हैं, क्या हम पसंद नहीं करते हैं, उस सांस्कृतिक प्रभाव में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको KFC का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं विश्व की जो संस्कृति बन चुकी है ना, वो वेस्टर्न कल्चर की ही हो चुकी है। यानी कि जो वैश्वीकरण है ना, वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक समरूपता दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो विश्व संस्कृति का मतलब दोस्तों आप समझते क्या है? विश्व संस्कृति का मतलब यानी कि सांस्कृतिक एक रूपता का मतलब होता क्या है? सांस्कृतिक एक रूपता का मतलब यही होता है कि विश्व के अंदर एक ही संस्कृति का जन्म हो जाना, इसे विश्व संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक परिणाम में कि जब हम वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे ही हम संस्कृत वर्चस्व बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर मैकडॉनलीकरण का मतलब यही हो गया कि लोग घर में खाना खाना कम पसंद करते हैं और मैकडॉनल्ड जैसी चीज़ों के अंदर हैंग आउट करना और घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब यही है कि पूरी तरीके से विश्व संस्कृति के अंदर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री का हमारे ऊपर प्रभाव ज़्यादा होता जा रहा है। यानी कि बर्गर और नीली जीन्स पहनना एक कल्चर बहुत ज़्यादा लुभावना हो चुका है। पश्चिमी संस्कृति के कारण हमारी जो विश्व सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी होती जा रही है और हम वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट हो गए, क्योंकि सांस्कृतिक कल्चर के अंदर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, उनकी संस्कृति ज़्यादा प्रभावी होती जा रही है और काफ़ी हद तक गरीब देशों के लिए ज़्यादा ठीक भी नहीं है ये। लेकिन अगर इसका हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। जैसे वैश्वीकरण की वजह से हम क्या कहते हैं, दूसरी संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैश्वीकरण की वजह से। और आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर वैश्वीकरण भारत के अंदर पहले नहीं था? सही मायने में वैश्वीकरण का मतलब तो आपको पता है कि जिसमें पूंजी, वस्तु और लोगों का विचार और लोगों की आवाजाही होती है, उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर 1945 से पहले तो ब्रिटेन के लोग ही रहते थे, ब्रिटिशर्स रहते थे हमारी कंट्री के अंदर। तो ये ब्रिटिशर्स उस समय पे भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इस्तेमाल करते थे। जब हमारा कॉलोनियल पीरियड था, उपनिवेश काल था, तो उस समय पे भारत के अंदर काफ़ी चीज़ें जो थी उस समय निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। और हम कच्चे माल के रूप में हमारे देश से उस समय में मज़दूरों को भी लेके जाया जाता था। और हमारे देश में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें होती थी, जैसे कॉटन हो गया, रॉ मटेरियल बहुत सारा हो गया, मज़दूर हो गए, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों के अंदर। तो वो वैश्वीकरण का ही रूप था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे खुद के जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी मात्रा में बिक चुके थे। हमने दूसरों को आयात कर दिया था और आयात करने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी नुकसानदेह होती जा रही थी। तो भारत और वैश्वीकरण के अंदर उनका नाता 1945 से पहले भी था। और अशोक के टाइम पीरियड पे भी देख लेते हैं, मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड पे भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हमें देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों वैश्वीकरण की देन की वजह से हमने कहीं ना कहीं नीति अपनाई। जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 के बाद, तो हमने संरक्षणवाद, जिसे प्रोटेक्टिविज्म बोलते हैं, इसको हमने अपनाया और इसको हमने अपनाने का फैसला करा। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 1947 के बाद अगर आपको याद हो तो हमने 1951 में 5 ईयर प्लान बनाने की कोशिश करी थी। और 5 ईयर प्लान बनाने की वजह से हमारा मेन मकसद था अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए आपको याद होगा, जिस बच्चे ने पॉलिटिकल डीपली पढ़ी है दूसरी बुक, उनको पता होगा कि कैसे 5 ईयर प्लान के अंदर हमने क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया था। देन हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था, जिन्हें हम कारखाने बोलते हैं। थर्ड में हमने दोनों पे फोकस किया था। तो कहने का मतलब ये है कि माल के आयात पर हमने उस समय प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 1991 के बाद अगर हम देखें अपनी कंट्री के अंदर, तो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नुकसान में आ चुकी थी। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी और दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाए थे।
क्यों? क्योंकि 1991 के बाद हमने दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बिल्डअप करने चालू करे। लेकिन अगर बात कर लें कि 1947 के टाइम पीरियड से लेकर 1991 तक, इस समय तक हमने अर्थव्यवस्था में जो बाहर से सामान आता था, जो बाहर की चीज़ें आती थी, उस पर हमने प्रतिबंध लगाया और अपने ही देश के अंदर क्या कहते हैं इसको बनाने की कोशिश करी। 1991 के बाद हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर फोकस करा था। क्यों? क्योंकि उस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने की जगह, इन सब को उस समय पे कंसंट्रेट नहीं मिल रहा था और ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में सुस्त अर्थव्यवस्था की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऑल ओवर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वैश्वीकरण का इफेक्ट अगर हम देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। और वैश्वीकरण का कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण के विरोध के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैश्वीकरण लोगों को नौकरी के नए अवसर तो देता है और उपभोक्ता को अधिक विकल्प देता है, क्योंकि ये लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि इसमें अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अब यहाँ पे इसके आलोचक में यही बोला जाता है सबसे बड़ी बात कि वैश्वीकरण से गरीब देश और गरीब होता जा रहा है, अमीर देश और अमीर होता जा रहा है और वेस्टर्न जो चीज़ें होती है ना वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट डेवलप कंट्री के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है और डेवलपिंग कंट्री को बेचारों को अपनी संस्कृति, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी राजनीतिक, इन सभी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके प्रमुख कारण यही है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, नोकिया, सैमसंग, मैंने एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन में कोका कोला, ये सब पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। लेकिन जो बेचारे कमज़ोर और जो हाथ से बनाने वाले सामान हैं, आज हम उन्हें पूछते तक नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या कहते हैं खाना खाना है, घर में रोटी चावल खाने, तो आप उसे खाना पसंद नहीं करोगे एज़ कंपैरिजन कि आप क्या कहते हैं ये कहने की कोशिश करोगे कि मैं मैकडॉनल्ड्स में चिली पटाटो, मोमोज़, इनको ज़्यादा खाना पसंद करूँगा। तो ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैश्वीकरण की देन की वजह से आप वेस्टर्न कल्चर पे पूरी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती जा रही है आपकी, और आप उनके कल्चर को ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं। आप नॉर्मल मार्केट से कपड़े नहीं खरीदेंगे, आप मॉल्स और ऐसे विंडो शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको सस्ती कारें पसंद नहीं होंगी, आपको BMW, जैगुआर, बेंटली, ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि गरीब किसान जो है वैश्वीकरण के नुकसान को बहुत फेस कर रहा है और इसका विरोध पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो इसके लिए नई आर्थिक नीति बनाई गई थी कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म बनाया गया था, जिससे आप सरल शब्दों में WSF बोलते हैं, वर्ल्ड सोशल फॉर्म बोलते हैं। इस वर्ल्ड सोशल फॉर्म के अंदर नई उदारीकरण की नीति बनाई गई थी, जिसमें जो बेचारे नए डेवलप कंट्री है उनके लिए क्या किया जाएगा ये सब बनाया गया था। और भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध है। भारत को इससे फ़ायदा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वामपंथी लोग यही कहते हैं, जो दक्षिण वामपंथी लोग हैं, उनका कहने का मतलब है बड़े उद्योगपति, संगठन, इनको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन किसानों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर आ जाती है, तो जो लोकल लेवल पर वहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही है, जो वहाँ पे कारखाने चल रहे हैं, उन कारखानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो किसान बेचारे और डूबते चले जाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनियां और बढ़ती चली जाएगी। उद्योगपति, NGOs, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता चला जाएगा और इसकी वजह से इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो राजनीतिक दल के लोग, अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्री भी यही बोलते हैं कि वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफेक्ट तो हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हैं। इसकी वजह से भारत इसका विरोध करता है, जिसके दक्षिणपंथी लोग हैं और कुछ दक्षिणपंथी वामपंथी लोग हैं और कुछ दक्षिणपंथी लोगों का भी यही कहना है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से सांस्कृतिक प्रभाव हमारे देश में बहुत बड़ा है। विदेशी चैनल, विदेशी टीवी, विदेशी पोशाक, इवन वैलेंटाइन डे जैसे दिवस, यानी कि आप 14 फ़रवरी के दिन आप वैलेंटाइन डे ज़्यादा अच्छा मनाना पसंद करते हैं रैदर देन आप शहीदी, भगत सिंह की जो शहीदी है उसे हम मनाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं उस दिन, क्या कहते हैं यहाँ पे वैलेंटाइन डे ज़्यादा मनाना पसंद करते हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट हमारे देश के अंदर कितना है और इसकी वजह से स्कूल कॉलेज के छात्र जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर की पोशाक, टीवी चैनल, न्यूज़ और उन्हीं के डेज मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से राजनीतिक
खेम के अंदर जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। तो ये भारत की तरफ से व्यू थे इसके वैश्वीकरण के। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट एंड दिस इज इट इन दिस पार्ट। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।